हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी हैव स्टार्टेड विद अ मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। तो आज उसका मैं जो आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ दैट इज अबाउट इंडियन पॉलिटी। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारी सीरीज अगर आपको कंप्लीटली ज्वाइन करनी है, ये सिर्फ कुछ डेमो वीडियोस हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हमारी पूरी सीरीज देखनी हो तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको हमारे आंसर राइटिंग सीरीज के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए आज मैं जो आंसर राइटिंग कराने वाला हूँ पॉलिटी से रिलेटेड, दैट इज जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, उसमें टॉपिक जो मैंने चूज किया दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने शायद सुना होगा इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल नंबर 44 में इसके बारे में पढ़ा होगा आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में, प्री और मेंस की क्लासेस में पढ़ा होगा। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है और उसका किस तरह हम उसका आंसर लिखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको पता होगा व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, शायद उसको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, डिमांड है उसकी कि उसको इंडिया में अप्लाई करना चाहिए, बट इंडिया में अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है। याद रखिएगा, अभी वो इंडिया में इनैक्ट नहीं हुआ है। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर इंडिया में इनैक्ट नहीं हुआ तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से वो इनैक्ट नहीं हो पा रहा है। मेन कोर पॉइंट यही है इंडिया में। तो क्वेश्चन ही मैंने यहीं पर फ्रेम किया है कि डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स, बताइए दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग, मतलब इनहिबिट करता, रोकता है इंडिया को, याद रखिएगा, for enacting for its citizens a uniform civil code as provided in DPSP, that is Directive Principle of State Policy। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, बट स्टिल वो इंडिया में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन ये है। ओके, तो मेन अगर आप पार्ट देख रहे होंगे तो हमें वो फैक्टर्स बताना है जिसकी वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर अप्रोच में हम देखेंगे सर इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये आप इंट्रोडक्शन में बताइए। जो बॉडी पार्ट होगी वो आपका मेन पार्ट होगा आंसर का, और वहां आपको जितने भी फैक्टर्स आप बता सकते हैं वो आप बताइए कि किन फैक्टर्स की वजह से, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में इंप्लीमेंट या इनैक्ट नहीं हो पा रहा है, वो फैक्टर्स बताइए। और कंक्लूजन में आप एक वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि क्या सजेशंस हो सकते हैं, ऐसा करके आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे। मैंने आपको अप्रोच बता दी है कि क्वेश्चन को हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, आपको पता होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कास्ट की बात करें, ओके, रिलीजन की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, बहुत डाइवर्स कंट्री है इंडिया। ओके, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं इंडिया में। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन इंडिया ईच कम्युनिटी इज गवर्न बाई इट्स ओन कस्टम्स। अब याद रखिएगा जितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं उनके जो कस्टम्स हैं, याद रखिएगा, मतलब उनका जो सिविल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है, जो उनके सिविल चीज़ें हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ जो सिविल लॉ है, याद रखिएगा, हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डिफरेंट है। कहने का मतलब, लेट अस सपोज अगर मैं बात करता हूँ मैरिज की, ओके, तो मुस्लिम में आपको पता होगा मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है, बट हिंदुओं में मल्टीपल मैरिजेस अलाउड नहीं है। कहने का मतलब वहाँ पर ये लीगल है, कहाँ पर, दैट इज मुस्लिम में, बट हिंदुओं में ये चीज़ लीगल नहीं है। तो हर, अगर देखा है तो हर कस्टम्स का, हर कम्युनिटीज़ में अलग अलग कस्टम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको याद रखना उनके पर्सनल लॉस हैं। ठीक है, और वो इनैक्ट करते हैं, मतलब अगर उनके मल्टीपल मैरिजेस अलाउड होंगी तो वो इंडिया में होंगी मुस्लिम्स के लिए, बट जबकि हिंदुओं के लिए नहीं होगी। कहने का मतलब इन इंडिया ईच कम्युनिटी इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन कस्टम्स एंड पर्सनल लॉ। हर कम्युनिटी के खुद के, याद रखिए, कस्टम्स है और पर्सनल लॉ है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, एडॉप्शन से रिलेटेड हो, सक्सेशन या इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो। तो यार कि जो भी सिविल से रिलेटेड लॉज होंगे, याद रखिएगा, उनके हर कम्युनिटी के अलग अलग हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, एक नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है, ये बोलता है आप कोई भी कम्युनिटी के, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी कम्युनिटी के हो, आपको एक सिंगल कोड बना दिया जाएगा जो हर कम्युनिटी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने बोल दिया एक सिंगल मैरिज ही अलाउड है, तो चाहे आप मुस्लिम हो आपको एक ही मैरिज अलाउड होगी, रिमेंबर। तो यहाँ पर बोला जाता है द आइडिया बिहाइंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इज टू मर्ज देम, हम एक सिंगल न्यूट्रल कोड बना दें, एक सिंगल लॉ बना दें जो कि हर सिटीजन को, भारत के हर सिटीजन को वो लागू होगा, चाहे आप अलग कम्युनिटी के हो, बट स्टिल
आपके लिए भी वो चीज लागू होगी, याद रखिएगा। जैसे मुस्लिमों में आपको पता होगा ट्रिपल तलाक था, अब तो उसको हटा दिया गया, बट पता होगा आपको ट्रिपल तलाक था, ऐसा कुछ हिंदुओं में नहीं है। ओके, तो एक ऐसा कोई कॉमन कोड बना दें जो हर कम्युनिटी को फॉलो करना पड़ेगा, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन भी सबसे अच्छी जो मैंने मार्क कर रखी है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया प्रपोजेस, क्या प्रपोज करता है, टू रिप्लेस द पर्सनल लॉ। जितने भी पर्सनल लॉ अलग अलग कम्युनिटीज के, याद रखिएगा, चाहे वो कस्टम हो उनके स्कल्पचर्स के, याद रखिए स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग और उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो बने हैं पर्सनल लॉ, याद रखिएगा, ऑफ ईच रिलीजियस कम्युनिटी इन द कंट्री। इसको रिप्लेस करना है किससे, विद अ कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग एवरी सिटीजन। तो एक कॉमन लॉ हमको बनाना है जो सबको फॉलो करेंगे, रिमेंबर। ओके, और आप ये पॉइंट भी लिख दिया, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एनविसाज यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने बता दिया, आर्टिकल 44 में मेंशन है, और थोड़ा सा वहां स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये आपके आंसर की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब समझ गए कि सर जो अभी पर्सनल लॉ और जो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग पर्सनल लॉ है, उनको रिप्लेस करके हम एक सिंगल कोड बनाने वाले हैं जो हर रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है, जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, वो है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लिख सकेंगे, पॉइंट जितने बना सकेंगे, उतना ज्यादा बेटर होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, नो कॉमन ग्राउंड। नो कॉमन ग्राउंड का मतलब बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहली बात, इट इज वेरी टफ टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। कहने का मतलब इतनी सारी कम्युनिटी है, अब आप कह रहे हैं मैं एक सिंगल लॉ बनाने वाला हूं जो हर कम्युनिटी को फॉलो करना पड़ेगा, तो सिंगल लॉ में जो आप चीजें लिखेंगे वो कॉमन होनी चाहिए, मतलब सब कम्युनिटी रेडी हो उसको फॉलो करने के लिए। तो कोई ऐसा कोई कॉमन नहीं है, हिंदुओं में अलग है, मुस्लिमों में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है। तो यार रखिएगा बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपको एक कॉमन ग्राउंड आप फाइंड कर सके इतनी सारी कम्युनिटीज में, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी, हर कम्युनिटी के खुद के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं हर कम्युनिटीज की, और बहुत वेरी करती है कम्युनिटी टू कम्युनिटी। ओके, तो एक कॉमन निकालना कि जो सब लोग फॉलो करें, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, रिमेंबर, है ना। इट इज नॉट इजी टू कैरी ऑल पीपल विद अ कॉमनली एक्सेप्टेड कोड। आप एक सिंगल कोड बना दें और सब लोग उसको फॉलो करें, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है कि आप एक कॉमन कोड बना सकें, पहला दिक्कत ये है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड ये प्रॉब्लम है, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर देगा। ये कैसे बोला गया, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपने अप्लाई किया तो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल नंबर 25 और 26 दिया हुआ है, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको वॉलेट करेगा। आर्टिकल 25 सेज व्हाट, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। रिमेंबर, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं फंडामेंटल राइट्स में, तो इसको वॉलेट करेगा। रिमेंबर, एंड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हर अपनी कम्युनिटीज अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकती, उसको भी याद रखिएगा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उसको क्लैश करेगा। तो कहते हैं, अब देखिए किस तरह क्लैश करेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाएगा, जब सरकार बनाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड तब पता चलेगा। बट रिमेंबर, अभी जो है वो कहते हैं कि इट इज गोइंग टू, इट मे वॉलेट द फंडामेंटल राइट्स। तो सेकेंड दिक्कत है कि फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर सकता है। थर्ड है, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। रिमेंबर, मैंने बताया आपको कि आज की में सबसे बड़ी दिक्कत जो यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने में ये भी है कि बहुत सारे हर कम्युनिटी में कुछ फंडामेंटलिस्ट होते हैं। फंडामेंटलिस्ट मतलब कंजर्वेटिव्स, ओके, वो पुराने ख्यालों को फॉलो कर रहे हैं, पुरानी प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे फंडामेंटलिस्ट हर रिलीजन में अवेलेबल है। अब उनको पता चलेगा कि उनके रिलीजन को, अब जो उनके लॉज फॉलो होते थे, पर्सनल लॉज फॉलो होते थे, मैरिज डाइवोर्स के हों, वो सब फॉलो नहीं होंगे और एक कोई कॉमन कोड बन रहा है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया की 21st सेंचुरी में स्टिल हर रिलीजन में ऐसे फंडामेंटलिस्ट याद रखिएगा होते हैं, जो क्या करेंगे, एक तरीके से अपोजिशन करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे कि ये लॉ इंप्लीमेंट ना हो पाए। तो ये भी एक दिक्कत है कि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप, एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, हर रिलीजियस ग्रुप से ये फंडामेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट जाएंगे, तो ये भी एक दिक्कत है। ओके, फिर अगला है पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है। देखिए पॉलिटिकल विल पावर मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए आपको पहले बात गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो पास करा पाए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर भी, क्योंकि गवर्नमेंट
कोई एक बात याद रखना, मैं आपको बहुत अच्छा कोड दिखाऊंगा, देखिए कोड को दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट विल चेंज, सरकार बदल जाएगी, बट द इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज। मतलब आप इस्लामिक लॉ चेंज नहीं कर सकते, सरकार बदल जाएगी। कहने का मतलब कि वो लोग कह रहे हैं कि हम ये लॉ को फॉलो ही करेंगे, हम अपने इस्लामिक लॉ को फॉलो करेंगे, हम आपका कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। ओके, तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप सारी कम्युनिटी को समझा सकें कि भाई एक ही कानून है, आप सबके बेनिफिट के लिए हम कर रहे हैं, नेशन के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ये रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं, ये समझाना भी एक डिफिकल्ट टास्क होगा। रिमेंबर, तो गवर्नमेंट शुड हैव द विल टू फेस, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी होना होगा पड़ेगा। हो सकता है उनके वोट बैंक में दिक्कत आ सकती है, रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि अगर वो सबके हर रिलीजन के पर्सनल लॉस को हटा के एक यूनिफॉर्म लॉ लाएंगे तो दिक्कतें तो आएंगी ही, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, प्लस लोगों को भी कन्विंस कर सकें कि ये जो हम कर रहे हैं ये जस्टिस है, ये रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिससे हमारी सोसाइटी जो है और हमारा नेशन जो है वो आगे बेटर हो सकेगा। तो ये भी आपको समझाना पड़ेगा पब्लिक को। ओके, सो इसके लिए आपको एक पॉलिटिकल विल पावर तो चाहिए कि आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेज बुरे हो सकते हैं। मतलब इवन पीपल आर सेइंग कि हम लॉ नहीं चेंज करेंगे, आपको चेंज कर देंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेज के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस लॉ को पास नहीं कर पा रही है। ओके, फिर है परसेप्शन। यूसीसी का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका परसेप्शन ये भी है कि रिलीजियस फ्रीडम को इंक्रोच कर रहा है। जो धर्म में रिलीजियस फ्रीडम हमें दी हुई है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 25 से 28, मैंने अभी आपको बताया, जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्लैश करेगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका परसेप्शन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपने बनाया तो ये एक तरीके से रिलीजियस जो फ्रीडम्स मिली हुई हैं उनको ये एंकरेज याद रखिएगा, एंकरोच करेगा, जिससे कि आपकी दिक्कतें आएंगी, फ्रीडम जो रिलीजन की है वो नहीं मिल पाएंगी, ऐसा कह रहे हैं। क्यों? और जनरली वो कम्युनिटीज कह रही जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्योंकि एक्चुअली एक फॉल्स परसेप्शन ये भी है माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर कि यार हिंदू कोड तो ऑलरेडी रिफॉर्म हो चुका है। ठीक है, मैं बता दूं, हिंदू कोड, हिंदू के जो पर्सनल लॉज थे ऑलरेडी बहुत पहले रिफॉर्म हो चुके हैं, मुस्लिम्स में रिफॉर्म नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदू मुस्लिम की अब बात करें, मेजर कम्युनिटीज यही हैं इंडिया में, तो याद रखिएगा कि ये डिबेट है, मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको देख के ही एक लॉ बनाया जाएगा जो सबको अप्लाई हो जाएगा। रिमेंबर, एक कॉमन लॉ बनाया जाएगा जो कि मेजॉरिटी को देखते हुए बनाया जाएगा, जो हिंदू मेजॉरिटी उनको जो बेनिफिट हो, और वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। एक फॉल्स परसेप्शन उनके दिमाग में ये भी है। रिमेंबर, तो कहने का मतलब याद रखिए मेनी कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, ठीक है, वो ज्यादा इसके अगेंस्ट है। उनको ऐसा लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी पहली बात जो रिलीजियस फ्रीडम है उनको एंकरेज कर रहा है, याद रखिएगा एंकरेज कर रहा है। रिमेंबर, उनकी राइट्स को, उनकी फ्रीडम को खत्म कर रहा है। रिमेंबर, एंड दे फियर दैट कॉमन कोड अगर आ गया तो उनके जो ट्रेडिशंस हैं, रिमेंबर, जो उनकी पुरानी प्रथाएं चली आ रही पर्सनल लॉ में, उसके अगेंस्ट जाएगा। ओके, और उससे क्या, और जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो वो चाहती हैं उस तरह का ही कॉमन कोड बनाया जाएगा, और फिर बोला जाएगा मुस्लिम्स को भी अडॉप्ट करना है। तो ये भी एक कह सकते हैं परसेप्शन है कि उनको लग रहा है उनकी रिलीजियस फ्रीडम हार्म हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी है, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, कास्ट में, रिलीजन में, ठीक है। तो अगर आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, ओके, रिमेंबर, तो कहा जा रहा है इतनी डाइवर्सिटी में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इतने सारे हमारे यहाँ अगर धर्म भी हम देखें तो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, क्रिश्चियंस है, ठीक है, सिख है। ओके, तो इट इज प्रैक्टिकली टफ टू कम अप विद अ कॉमन एंड यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। मैंने पहले बताया था सेट ऑफ रूल्स, कॉमन सेट ऑफ रूल्स लाना डिफिकल्ट है। ओके, वो भी खासकर पर्सनल इश्यूज में, चाहे हम मैरिज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है हमारे हर रिलीजन में, अलग अलग डाइवर्सिटी है। रिमेंबर, अक्रॉस रीजन्स, ठीक है, आप कास्ट में देख लीजिए, इवन स्टेट्स में भी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चल जाएंगे तो इतनी सारी डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। और फिर आप चाह रहे हैं कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दें जो हर धर्म में, मतलब सब लोग उसी पर्सनल लॉ को फॉलो करें, तो देखा जाए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो है बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ओके, प्लस बोला गया टफ टास्क भी है, इजी टास्क नहीं है, इसके लिए पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैसा कोड बनाना है। रिमेंबर, तो सेंसिटिव मैटर भी है, रिलीजन से रिलेटेड मैटर है तो सेंसिटिव मैटर भी है, और टास्क भी डिफिकल्ट है, ह्यूमन रिसोर्स और टाइम भी लगेगा ऐसा कोड बनाने के लिए जो इंप्लीमेंट हो सके। ओके, और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, फॉल्स परसेप्शन, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब नहीं समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि, याद रखिएगा, खासकर माइनॉरिटीज,
उनको ऐसा लग रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इस तरह का लॉ बनाया जाएगा जो हिंदू कोड, याद रखिए, मतलब जो हिंदू कोड में रिफॉर्म्स हुए हैं वही चीज इंप्लीमेंट कर दी जाएगी सबके लिए। ओके, वही प्रोसीजर्स जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं वही चीज हर रिलीजन में फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, इसीलिए हम देख रहे हैं माइनॉरिटीज में खासकर मुस्लिम जो है वो इसका अपोज कर रहे हैं, रिमेंबर। ओके, सो इसलिए आज की डेट में हम जब देख रहे हैं माइनॉरिटीज इतना अपोज कर रहे हैं तो एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस लॉ को इंप्लीमेंट करना। रिमेंबर, सरकार इस लॉ को बनाए और इंप्लीमेंट करे तो एक तरीके से बहुत डिबेटेबल चीज हो गई है, हर दिन डिमांड हो रही है, डिबेट हो रही है कि क्या इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो अब देखा होगा मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है, मैंने 8 पॉइंट्स बताए, आप चाहे तो 4-5 पॉइंट्स भी अगर आपको याद रहते हैं दैट इज सफिशिएंट। ओके, तो हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो एंड क्या होगा, हमारा एंडिंग क्या होगी, वे फॉरवर्ड क्या होगी। देखिए, हम ये तो नहीं बोल सकते इच्छा सिंगल डे में सरकार ऐसा कोई लॉ बना दे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो व्हाट कुड बी द एंडिंग ऑफ दिस आंसर, तो वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं अवेयरनेस। सबसे पहले देखिए ये ला क्यों रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए लाए थे कि हर धर्म में आप देख रहे थे रिलीजन में अलग अलग प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी। कई वुमेन के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जैसे हम पॉलीगैमी की बात करें, मल्टीपल मैरिजेस होती हैं। ओके, इतनी सारी वुमेन से एक साथ रहती है, दिक्कतें होती है, ट्रिपल तलाक का इशू था, निकाह हलाल का इशू था, तो बहुत सारे इशूज हमने देखे पर्टिकुलर रिलीजन्स में हैं। ओके, और वहाँ पर इंटरफेरेंस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हर उनके यहाँ पर्सनल लॉ में ही ये बातें बोली जाती हैं कि आपको ऐसे इस तरह आप मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, इस तरह आप तलाक दे सकते हैं। तो उसको ही रिफॉर्म करने की बात की जाती थी कि हम वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी इससे, क्योंकि वुमेन्स के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है पर्सनल लॉ के नाम पर वो चीज़ नहीं होगी। रिमेंबर, तो वे फॉरवर्ड ये होगी। देखिए, वे फॉरवर्ड हम ये नहीं बोलेंगे इस लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तुरंत ऑन अ डे बेसिस, हम ये बोलेंगे सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है। ओके, गवर्नमेंट इस पर अवेयरनेस करे और खासकर ये बात याद रखनी है कि रिफॉर्म्स पर्सनल लॉ पे जरूर आए। ओके, बट अगर वो खुद ही कम्युनिटी, अपने ही कम्युनिटी जो है, लेट अस सपोज मुस्लिम कम्युनिटी, उनको लग रहा है कि ये चीज़ें हमारे कम्युनिटी में गलत हैं, जिससे वुमेन्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो इक्वालिटी पे वर्क नहीं कर पा रही हैं, तो वो रिफॉर्म्स करें अपने, मतलब पर्सनल लॉ में खुद ही रिफॉर्म कर दें वो। ठीक है, कि ये जैसे ट्रिपल तलाक बंद कर दें, ठीक है, निकाह हलाला बंद कर दें, ओके, पॉलीगैमी बंद कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें उनको लग रहा है कि वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो इन चीज़ों को वो क्या करें, खुद ही इस तरह अवेयरनेस से अपने ही पर्सनल लॉ को, याद रखिए, कम्युनिटी खुद ही इनिशिएट करे और चेंजेस ला दे, ये हो सकता है। दूसरा, ग्रेजुअल अप्रोच हो, मतलब सरकार भी ग्रेजुअल अप्रोच करे। कहने का मतलब ये बहुत ही, मैंने बताया आपको, सेंसिटिव इशू है, तो ये एक दिन में नहीं होगा, इट कैन नॉट हैपन इन अ डे। ओके, सरकार इसको एक पीसफुल अप्रोच की तरह, मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मत इंप्लीमेंट करिए, आप जो प्रॉब्लम्स हैं पर्टिकुलर रिलीजन में, जिस पर्सनल लॉ में, जिस रिलीजन के पर्सनल लॉ में दिक्कत है, आप उसको रिफॉर्म कर दीजिए। ओके, और ज़्यादा बेटर रहेगा पीसफुल अप्रोच करिए। एकदम से अगर आप कर देंगे तो हो सकता है सिचुएशंस डिस्टर्ब भी हो सकती है इंडिया में। ओके, तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। ओके, लोगों को अवेयर कराया जाए, कम्युनिटी खुद अवेयर कराए और धीरे धीरे करके खुद से रिफॉर्म इनिशिएट करे, या तो गवर्नमेंट ग्रेजुअली, याद रखिएगा, रिफॉर्म्स कर सकती है इन अ पीसफुल अप्रोच। क्योंकि देखो, ऑप्शन तो अगर देखा है तो लॉ कमीशन जो इंडिया की है उसने खुद कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में होना चाहिए। उनका लॉजिक भी क्या था, उनका ये लॉजिक था कि जिस तरह प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप इंडिया में चली आ रही चीजें कि पर्सनल लॉ के नाम पर आप वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ये सब चीजें गलत हैं। ठीक है, और हर रिलीजन को में जो स्टीरियोटाइप है, इनजस्टिस है, रिमेंबर है ना, प्रिजुडिस है, इन सबको रिमूव अगर आपको करना है तो आपको एक रैशनल यूनिफाइड कोड बनाना पड़ेगा और वो कोड हर रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए लॉ कमीशन भी इसको रिकमेंड करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कोडिफिकेशन होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हवा से हम बातें कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बस लिख दिया तो हम बातें कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेजुअल अप्रोच और अवेयरनेस कुड बी अ सोल्यूशन। ओके, और एंडिंग में हम ये लिख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने आपको जिस तरह बेटर कोर्स क्या होगा कि हम स्मॉल रिफॉर्म्स लाएं, जो भी पर्टिकुलर, याद रखिएगा, इरैशनल चीज़ें हैं पर्टिकुलर रिलीजन में। ठीक है, जो भी पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम है उनको मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल हो रहा है उसमें चेंजेस लाई जाए, उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से चेंजेस किए जाएं। ओके, और फोकस शुड बी कि हम इस तरह फोकस किया जाए, इस तरह पर्टिकुलर रिलीजन में जो भी इश्यूज हैं, अगर डिस्पैरिटी हो रही है कि भाई हिंदू वुमेन ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, मुस्लिम वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, तो उन डिस्पैरिटीज़ को ज़रूर रिमूव करें कि हर रिलीजन में वुमेन्स की अगर बात करें तो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा करके हम पहले स्टार्टिंग में ऐसे ग्राउंड बनाते हैं जिस तरह अभी बन रहा है, आप देखिए जैसे
ट्रिपल तलाक को हटाया गया, सरकार ने ट्रिपल तलाक के लिए लॉ बनाया। मतलब सरकार ऑलरेडी ग्राउंड बना रही है। किस लिए ग्राउंड बना रही है? कि हम फाइनली क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके यूनिफॉर्म सिविल कोड एट लेटर डेट। याद रखिएगा, एट लेटर प्ले हम आगे चल के इसको इंप्लीमेंट कर सके। हो सकता है आगे सरकार विद इन 1 और 2 ईयर्स इस यूनिफॉर्म कोड को लाके इंप्लीमेंट भी करा दे, क्योंकि सरकार उस तरीके में देखा है तो रिफॉर्म्स हो रहे हैं। चाहे आप हिंदू में भी बात करें, हिंदू में तो ऑलरेडी हिंदू कोड बिल पास हो चुका था, बहुत पहले पास हो चुका था आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे हिंदू में ऑलरेडी रिफॉर्म हो चुका था, बट बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में अभी भी कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। ओके, और गवर्नमेंट ऑफकोर्स यही अप्रोच बना रही है, पीस मील अप्रोच है, एकदम से रिफॉर्म नहीं ला रही है, धीरे धीरे करके हर धर्म में चेंजेस कर रही है, और फिर उसके बाद जब ग्राउंड बन जाएगा देन इट गोइंग टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो मैंने आपको बताया व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रॉब्लम्स क्या है, मेन पार्ट हमारा वो था, और कंक्लूजन में हमने कुछ 2 पॉइंट्स लिखे। आपको आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है। ओके, हम ज्यादा घुमाना नहीं हमको कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन का जो बॉडी पार्ट है वो आपको याद रखना है। इंट्रो आप लिखिए, 1 पैराग्राफ इंट्रो लिखिए, मेन आप बॉडी पर आइए। ओके, और पॉइंट फ्रेम में अगर आप आंसर्स को लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट फ्रेम में याद रखिएगा आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रहें, वो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बनाएंगे उतने आपके लिए एडवांटेजेस रहेंगे। ओके, तो 8 पॉइंट्स अगर आप याद करके आए तो 5-6 तो आपको वहां पे याद आ जाएंगे। तो पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिए। और जिनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं उनको जरूर रिकमेंड करूंगा आप डायग्राम्स का, ग्राफ का, पॉइंट्स का, इन सब का यूज करें इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन पैराग्राफ। ओके, अगर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर राइटिंग अच्छी नहीं है स्टिल आप पॉइंट फ्रेम को लिख के अपनी राइटिंग को छुपा सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट द आंसर। ओके, तो हमने पॉलिटी का टॉपिक लिया, आपने देखा होगा ऐसे हम हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ओके, कितने क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक से ये भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा जल्दी ही। बट अगर आपको हमारी ये डेमो लेक्चर्स हैं, अगर आपको पसंद आ रही किस तरह हम आंसर राइटिंग को अप्रोच कर रहे हैं, तो आप हमारी सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो क्वेरी के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।